दोस्तों, IBPS एसओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें आपकी अलग अलग वैकेंसी के साथ राजभाषा अधिकारी की पोस्ट भी निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में IBPS एसओ ऑफिसर रिक्रूटमेंट में जो राजभाषा ऑफिसर की या राजभाषा अधिकारी की रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकली हुई है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। राजभाषा अधिकारी के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है IBPS एसओ में, उसकी क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और किस प्रकार से हम कब से कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि राजभाषा अधिकारी के लिए क्या इस प्रकार से हमें अप्लाई करना है, इसी की एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से होने वाली है और किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे IBPS शॉर्ट में कहा जाता है। The online examination pre and main for the next common recruitment process for selection of personnel in specialist officer grade post list below in the participating banks is tentative schedule in December and January में रखी गई एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस की। यहाँ पे 6 कैटेगरी की वैकेंसी है, जिसमें पहले में IT ऑफिसर है, दूसरे में एग्रीकल्चर ऑफिसर है और तीसरे में जो है हमारा राजभाषा अधिकारी है। राजभाषा अधिकारी कहिए या राजभाषा ऑफिसर कहिए, राजभाषा अधिकारी का नाम IPS में दिया जाता है। चौथा में है लॉ ऑफिसर, पांचवा में HR पर्सनल ऑफिसर और छठा में मार्केटिंग ऑफिसर। इसके वीडियो इसके बारे में सारे में वीडियो अब एक अलग चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है। आज मैं इस चैनल पे बस राजभाषा अधिकारी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो राजभाषा अधिकारी की तीसरे नंबर पर पोस्ट है। आगे चलते हैं। बैंक्स की बात करें, बैंक्स में आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस सारी बैंक में आपकी जॉब लगने वाली है राजभाषा अधिकारी को क्वालिफाई करने के बाद। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस डेट के ऊपर, कब से कब तक इसकी इम्पोर्टेंट डेट रखी गई है। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 3 नवंबर 2021 टू 23 नवंबर 2000, यानी आज से ही यह फ्रॉम स्टार्ट हो गई है और 23 नवंबर तक आप कभी इसे अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें, फीस भी सेम डेट में रखी गई है 3 नवंबर टू 23 नवंबर। प्री एग्जाम की बात करें, प्री एग्जाम की 26 दिसंबर 2021 में रखी गई है। रिजल्ट आपकी जनवरी में निकल जाएगी 2022 में। मेंस एग्जामिनेशन आपकी 30 जनवरी 2022 में हो जाएगी। एग्जामिनेशन रिजल्ट आपकी मेंस की फरवरी में आ जाएगी और डाउनलोड इंटरव्यू के लिए आप फरवरी में कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू आपकी फरवरी या मार्च में ली जाएगी और अप्रैल में आपकी सिलेक्शन कर दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देख सकते कितनी फास्ट है। आपकी नवंबर में इसकी फॉर्म फिलअप होगी और अप्रैल तक आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दी जाएगी। इसमें समय काफ़ी कम मिलता है आपको, 1 मंथ 15 डेज 20 डेज ऐसे करके मिलते हैं। तो देखिए 23 इसकी लास्ट डेट है और दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम ले ली जाती है प्री, या जनवरी में आपकी प्री की रिजल्ट भी आ जाएगी। मेंस की कॉल लेटर आप जनवरी में डाउनलोड कर सकेंगे और जनवरी में आपकी मेंस की एग्ज़ाम हो जाएगी। फरवरी में आपकी रिजल्ट आ जाएगी और इंटरव्यू भी आपकी फरवरी में हो जाएगी या मार्च में हो जाएगी। तो देख सकते कितनी फास्ट प्रोसेस है IBPS की। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, यह तो सबको पता है, इंडियन तो सब है ही। एज की बात करें, एज आपकी मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी OBC SC ST के लिए जो रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। यहाँ पे पोस्ट है IT ऑफिसर की है। चलिए मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारा मेन मकसद है राजभाषा अधिकारी। अब हम गए, हमारा पोस्ट आ गया राजभाषा अधिकारी तीसरे नंबर पर। देख सकते हैं राजभाषा अधिकारी स्केल 1, मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल। और 2 कंडीशन है,
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आपका एसएससी जीएसटी का क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, यहाँ पर वैसा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। यहाँ पर 2 ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी जिन्होंने मास्टर डिग्री इंग्लिश से कर रखा है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ 2 ही लोग अप्लाई करेंगे, या तो जिन्होंने मास्टर डिग्री हिंदी में कर रखा है या जिन्होंने मास्टर डिग्री संस्कृत में कर रखा है। लेकिन मास्टर डिग्री संस्कृत में एक कंडीशन है कि हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश में ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ी रखी हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपने एमए अपने हिंदी से कर रखा है तो इंग्लिश आपकी एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए, चाहे आप मेजर लेकर किए हो या आपने ऑप्शनल लेकर किया हो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन यहाँ पे है। तो यहाँ में जो क्वालिफिकेशन है यहाँ में अप्लाई करने वाले काफ़ी कम होंगे, क्योंकि एसएससी जीएसटी में जो हिंदी में एमए नहीं किए या इंग्लिश में एमए नहीं किए वो भी अप्लाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन काफ़ी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी वाले हैं वही अप्लाई कर पाएंगे और संस्कृत वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने हिंदी में एमए कर रखा है उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एक अच्छी है, वही जरूरी यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर एक और अच्छी खास बात है कि आपकी यहाँ पर डिप्लोमा की भी रिक्वायरमेंट नहीं की है, यानी पीजीडीटी जो डिप्लोमा होती है हिंदी ऑफिसर के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, लेकिन यहाँ पर पीजीडीटी भी नहीं मांगी गई है। बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री हिंदी एंड इंग्लिश आपकी ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सिलेक्शन मिली हुई है, अगर आपने पीजीडीटी नहीं कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। जो मेन पॉइंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब आता है एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, प्री मेंस, इसके बाद अपने इंटरव्यू। प्री में आपकी जो राजभाषा अधिकारी की होगी 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन एंड जीए सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के एंड जीए में होंगे 50 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 150 और मार्क्स होंगे 125। ड्यूरेशन की बात करें तो आपकी 40 मिनट्स पर सेक्शन में आपको दी जाएगी, यानी चार का चार्ज 8×4 = 120 मिनट, यानी 2 घंटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी काफ़ी टफ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन आपके 0.5 मार्क्स के हैं, लेकिन जो पेपर के लेवल होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। तो आप इसे दुविधा में ना रहे कि जो इंग्लिश है लैंग्वेज, इंग्लिश का पेपर हमारा यहाँ पे ईजी रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो होती है उसमें भी आपकी टफ, उसमें आरसी ज़्यादा पूछी जाती है और आरसी को आपको अच्छे से तैयारी करने होंगी। रीजनिंग जो आपकी नॉर्मल जो IBPS एसओ के या IBPS PO या क्लर्क के देते हैं सेम वैसे ही होती है, थोड़ा सा लेवल आपका क्लर्क लेवल का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है। जिन्हें वन से आप स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री से देख लेंगे, आपको एक मैगजीन मिलती है आपकी मंथली वाइज, आप कोई भी मैगजीन एक मंथली वाइज उठा लेंगे, उसी मैगजीन से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर कोई बुक से रिलेटेड या मान लीजिए जिस प्रकार हिंदी SSC में पूछा जाता है हिंदी से हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब काफ़ी सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर बस आपको GA बैंकिंग इंडस्ट्री से आपकी GA पूछी जाएगी। इसके बाद प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देना होगा। मेंस में आपको, चलिए इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज में। मेंस में आपके 60 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप 45 मार्क्स। यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रश्न होंगे, दोनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वहाँ आपको सेलेक्ट करके आंसर देना होगा। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव यानी ट्रांसलेटर होगा, एक हिंदी में ट्रांसलेटर होगा, अनुवाद होगा, और एक अंग्रेजी में अनुवाद होगा। जो हिंदी अनुवाद होगा उसको अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है और अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। तो 2 अनुवाद होगा, एक हिंदी से अंग्रेजी और एक अंग्रेजी से हिंदी। और बाकी आपके 45 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसमें हिंदी ग्रामर भी रह सकता है और अंग्रेजी ग्रामर भी रहता है। आपको उसके टर्मिनोलॉजी भी रहते हैं, इसको हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में क्या कहते हैं, इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके राजभाषा अधिनियम से भी प्रश्न इसमें 10-15 देखने को मिल सकते हैं।
इसके बाद आपको थर्ड फेज में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी आपको इसमें देने होंगे। बाकी आपका फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज जो होता है वो आपका जिस प्रकार से जाता है वहीं से, कोई चेंजिंग नहीं है, आप उसी प्रकार से दे सकेंगे। फोटो सिग्नेचर का साइज जो होता है 20 से 50 KB के बीच होता है, वो आपको सेम वैसे ही जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको शो कर देगा। अगर आपका साइज कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको शो कर देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन फीस के ऊपर। एग्जामिनेशन फीस आपकी 175 SC ST PWD के लिए और 850 अदर के लिए। आपको अगर अनरिजर्व OBC से आपको 850 पे करने होंगे एग्जामिनेशन फीस। राजभाषा वैकेंसी में बात करें तो राजभाषा में आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतने सारे बैंकों में आपको राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। चलिए कैटेगरी वाइज देखते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। बैंक ऑफ इंडिया में एनआर का मतलब होता है नोट रिपोर्ट, यानी बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया, इसमें वैकेंसी आ सकती है। तो बैंक ऑफ इंडिया में एनआर है। बैंक ऑफ इंडिया में 0, SC की, ST की 0, OBC की 1, EWS की 0, जनरल की 3, टोटल आपकी 4 वैकेंसी देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एनआर यानी नोट रिपोर्टेड अभी है। कैनरा बैंक में 1 SC की, 0 ST, OBC की 2, EWS की 1, जनरल की 6, टोटल आपकी 10 वैकेंसी देखने को मिल रही है कैनरा बैंक में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 SC की, ST की 1, OBC की 3, EWS की 1, जनरल की 8 एंड टोटल आपकी 50 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक में नॉट रिपोर्टेड है, इंडियन ओवरसीज बैंक में नॉट रिपोर्टेड, पंजाब नेशनल बैंक में नॉट रिपोर्टेड, पंजाब एंड सिंध बैंक में एनआर, यूको बैंक में एनआर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6 SC की, ST की 2, OBC की 9, EWS की 8, जनरल की 30, टोटल 55 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो राजभाषा अधिकारी की 84 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है पिछले मुकाबले से। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अपने अगर MA हिंदी से कर रखा है तो इसमें जरूर अप्लाई करके, यहाँ जो इंग्लिश वाले जो निकल जाएंगे और अदर मास्टर डिग्री वाले भी निकल जाएंगे। जो हिंदी में किया है और संस्कृत में किए हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ आप जरूर अप्लाई करें। एग्जामिनेशन सेंटर आपके हर स्टेट में सिटी में रहती है। हर स्टेट में जो मेन सिटी मेजर सिटी है, जिस प्रकार से आपकी IPS में, SO में, IPS क्लर्क में और PO में रहती है, सेम ऐसे भी है। तब देख लेंगे आपको कौन से स्टेट में। हर स्टेट है यहाँ पे, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जितने भी स्टेट है इंडिया में सारे स्टेट में है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका डिक्लेरेशन आपको अभी फिल नहीं करना, जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे उस समय आपको फिल करके वहाँ पे सबमिट करना। ये जो कोविड-19 के लिए डिक्लेरेशन है कि आपका जो आपको कोविड-19 नहीं हुआ है, ये एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पर सबमिट करेंगे। इसकी ज़रूरत फिलहाल अभी नहीं है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपने MA हिंदी से कर रखा है या संस्कृत से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जिस प्रकार का SSC GST में भीड़ होता है यहाँ पे उतनी भीड़ होने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो हिंदी और संस्कृत वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 23 नवंबर से पहले आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।